हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी जेडएस क्लास में स्वागत करता हूँ। एक बार हम फिर से भूगोल का अध्ययन करने वाले हैं। क्लास 6 एनसीईआरटी बीपीएससी टीचर टीआई 3 एंड टीआई 4 के लिए। आइए हम देखते हैं आज अध्याय 5। इस अध्याय 5 में क्या है, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपको मिलेगा। पहला है कि पृथ्वी एक मात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है, पहला ही क्वेश्चन। दूसरा क्या है कि मानव यहाँ जीवित रह सकता है। क्यों जीवित रह सकता है भाई? तो जीवन जीने के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है, इसलिए मनुष्य जो है इस पृथ्वी पर क्या हो सकता है, जीवित रह सकता है। तो दो क्वेश्चन आपको मिला। कौन सा ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है? पृथ्वी। दूसरा, मानव जीवन क्यों रह सकता है? तो भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। अब आते हैं यहाँ पे ग्रीक भाषा में लिथास। ठीक है, लिथास का अर्थ होता है पत्थर, एटमॉस का अर्थ होता है वाष्प, ह्यूडर का अर्थ होता है जल तथा बायोस का अर्थ होता है जीवन। ठीक है ना। आगे देखते हैं, शब्द की उत्पत्ति पे चलते हैं हम। देखिए, पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के तीन महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं भूमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमंडल कहते हैं। तो पृथ्वी का ठोस भाग क्या कहलाता है? भूमंडल कहलाता है। गैस की कई परतें जो पृथ्वी के चारों तरफ घेर रखती है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल क्या है? जो हमें चारों तरफ से गैसों की परतें घेर रखी हैं, जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बड़े भूभाग जल पाया जाता है जिसे हम जलमंडल कहते हैं। जलमंडल में जल की अवस्थाएं क्या है? बर्फ, जल और जलवाष्प सम्मिलित हैं। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां पे जल, स्थल एवं हवा एक साथ मिलते हैं तथा सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? जीव मंडल कहते हैं। अर्थात जीवमंडल क्या है? तो भूमंडल, जलमंडल और वायुमंडल तीनों मिलते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? जीव मंडल कहते हैं। और तीनों एक साथ मिलकर के जो होता है पृथ्वी की सभी जैविक क्रियाएं जो होती हैं उसको चलाने का काम करते हैं। आइए देखते हैं भूमंडल क्या है। पृथ्वी के ठोस भाग को, पृथ्वी के ठोस भाग को हम क्या कहते हैं? भूमंडल कहते हैं। यह भूपर्पटी की चट्टानों, मिट्टी की पतली परतों का बना होता है। यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परत से बनता है। कौन सी चीज? भूमंडल बनता है। अब क्या होता है, भूमंडल जब बनता है तो इसमें पोषक तत्व होते हैं। क्या होते हैं? पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को दो भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में बांटा जा सकता है? दो भागों में। बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। बड़े बड़े क्या होते हैं? स्थलीय भाग होते हैं। ठीक है ना। स्थलीय भाग जहाँ पे जीवन यापन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। तथा बड़े जलाशय तथा महासागरीय बेसिन के नाम से जाते हैं। बड़े जलाशय को महासागरीय बेसिन के नाम से जानते हैं। तो पृथ्वी के कितने भागों में? दो भागों में, एक महाद्वीप और एक महासागर। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। ठीक है ना। अब देखिए, समुद्री जल का समुद्री जल का सभी जगह क्या होता है? समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? समुद्र तल से। जैसे आप रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे तो लिखा रहता है समुद्र तल से इतनी ऊंचाई, इतनी ऊंचाई, इतनी ऊंचाई लिखा रहता है। तो समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है, एक बात को ध्यान रखना। लेकिन स्थल की ऊंचाई को हम किससे मापते हैं? समुद्र तल से मापते हैं। और ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, जिससे शून्य माना जाता है। क्या माना जाता है? शून्य माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8848 मीटर 8848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर, जिसको मेरियाना गर्त है, ठीक है ना, जिसकी गहराई लगभग 11,022 मीटर है। कितना है? 11,022 मीटर। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये सब। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट, कितनी ऊंचाई है? 8848 मीटर। दूसरा, विश्व का सबसे गहरा गर्त मरियाना गर्त है कि कहाँ पे स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। लंबाई कितनी है? तो 11,022 मीटर है। क्या आप जानते हैं कि न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नॉर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। कौन? न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और भारत के तेंजिंग शेरपा। आते हैं नेक्स्ट में हम क्वेश्चन पे कि जापान की जापान की जुको ताबेई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1970 को एवरेस्ट पर कदम रखा। और बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा।
जापान की जुको तो भी महिला थी। कौन सी पहली महिला थी? जुको तबेई। कहाँ की थी? जापान की थी। कब रखी कदम? 16 मई 1975 को। दूसरी बात करते हैं बछेंद्री पाल, यह भारत की पहली महिला थी जो एवरेस्ट पर कदम रखती है 23 मई 1984 को। अब चलते हैं महाद्वीप पे। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप है। कितने महाद्वीप हैं? 7। और ये अधिकतर विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से क्या है? अलग है। महाद्वीप कौन कौन से हैं? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ये 7 हमारे क्या है? महाद्वीप है। अब देखिए, स्थल का बहुत बड़ा भूभाग जो होता है किस गोलार्ध में पाया जाता है? उत्तरी गोलार्ध में। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग पर क्या है? फैला हुआ है। कौन सा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप। नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ठीक है ना? तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, पढ़ें। देखिए, यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर जाती है। कर्क रेखा जो है एशिया महाद्वीप से होकर क्या होती है? गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है। कौन सा पर्वत है? यूराल पर्वत है, जो इसे यूरोप से अलग करता है। जो इसे किससे अलग करता है? यूरोप से। तो यूरोप से कौन सा पर्वत जो है हमें अलग करता है? यूराल पर्वत करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को हम क्या कहते हैं? यूरेशिया कहते थे। पहले क्या होता था? यूरेशिया। तो जो यूरेशिया होती थी, यूरोप और एशिया को मिलकर के बना होता था। लेकिन अब क्या होता है कि जो यूरोप और एशिया अलग अलग हैं, उसको यूरोप क्या करता है? यूराल पर्वत अलग करता है। और साथ ही साथ जो है यूरेशिया के बीच जो होती है घास पाई जाती है, उसको हम स्टेपिज के नाम से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेपिज बोलते हैं। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यूरोप जो है एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। ठीक है। तो यूरोप जो है एशिया के किस दिशा में स्थित है? तो पश्चिम दिशा में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ। कौन? यूरोप। आगे देखते हैं हम। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया के बाद विश्व का सबसे दूसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप है। विषुवत वृत्त, ये 0 अक्षांश इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है, ठीक ना? अफ्रीका का, अब देखिए अफ्रीका महाद्वीप जो है, ठीक ना, इससे हमारी तीनों रेखाएं होकर गुजरती है। कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। अफ्रीका का बहुत बड़ा भूभाग जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देखिए करे कि मैंने पहले ही बता दिया कि यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं होकर के गुजरती है। इसलिए अफ्रीका के लोग जो होते हैं, अफ्रीकन लोग जो होते हैं, बहुत काले होते हैं, क्योंकि गर्मी तो बहुत ज़्यादा पड़ती है। भूमध्य रेखा वहीं पे है। तो काले, जब गर्मी पड़ेगी जब ज़्यादा, क्योंकि उसके अंदर मेलानिन की मात्रा क्या होगी? त्वचा का रंग का निर्धारण किससे होता है? तो मेलानिन के कारण होता है। और जिसमें के अंदर जितनी मेलानिन ज़्यादा पाई जाती है, वह उतना ही क्या होता है? काला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान क्या है? तो सहारा रेगिस्तान है। ठीक है। और यह कहाँ स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो देखिए 3 क्वेश्चन बन गया। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान। सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है। या ऐसा पूछता है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा, ठीक है ना, गर्म रेगिस्तान कौन सा है? सहारा है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। कौन? अफ्रीका महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों से घिरा हुआ है। ठीक है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। कहां से गुजरती है? अफ्रीका से होकर गुजरती है। नेक्स्ट चलते हैं। यहां देखते हैं उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला कौन था? एशिया। दूसरा अफ्रीका। तीसरा कौन सा है? उत्तर अमेरिका है। यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है, जिसे पनामा जल संधि कहते हैं। और देखिए दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका जहाँ एक दूसरे से जुड़ते हैं, उसको हम कौन सी संधि के नाम से जानते हैं? पनामा जल संधि के नाम से जानते हैं। एक महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है। और अफ्रीका महाद्वीप
चारों तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में है। किस गोलार्ध में है? दक्षिणी गोलार्ध में। इससे पूर्व एवं पश्चिम से में दो महासागर स्थित हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज कौन सी है? एंडीज उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। और देखिए दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन है? अमेजन है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। और सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मैंने बताया था नील नदी है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग कि ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। विश्व का सबसे लंबी नदी नील नदी। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी। सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान कहाँ पड़ता है? तो अफ्रीका में पड़ता है। आगे देखते हैं। तो सबसे छोटा महाद्वीप जो है हमारा ऑस्ट्रेलिया है, जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। द्वीपीय महाद्वीप। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है। अंटार्कटिका क्या है? बहुत बड़ा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी प्रकार के अस्थायी मानव निवास नहीं है। कहाँ पे? अंटार्कटिका महाद्वीप पे। लेकिन बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ पे स्थित है। भारत के भी शोध संस्थान जो है यहाँ पर अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। और इनके नाम क्या है? मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री। मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री जो है, ठीक ना, भारत का शोध संस्थान है जो कहाँ स्थित है? तो अंटार्कटिका पर स्थित है। अब आते हैं जलमंडल पे। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पहला क्वेश्चन मिल गया आपको। दूसरा, पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग क्या है? स्थल है। ये भी समझिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित होते हैं। जलमंडल में जल के सभी रूप कौन है? ठोस, द्रव, गैस, ठीक है ना। इसमें महासागर एवं नदियां, झील, हिमनद, भूमिगत तथा जल वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित होते हैं। किसमें? जलमंडल में। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागर में है। कहाँ पे है? महासागर में है। तो बचा कितना भाग? 3% भाग बचा। वह इतना अधिक खारा होता है। कौन? महासागरों का पानी इतना खारा होता है कि मानव इसके उपयोग में नहीं ला सकता है। पानी तो उपस्थित है हमारे पास, फिर भी हम कहते हैं क्या है कि पानी की कमी हो रही है। भैया पानी की कमी तो होगी ही ना, क्योंकि 97% पानी क्या है? खारा है और महासागर में पाया जाता है, तो हम इसको पी नहीं सकते। शेष जल बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिमनदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। मतलब 3% भाग कहाँ पे पाया जाता है? बर्फ, हिमनद तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल को बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है, मतलब जो खारा नहीं होता है। अब देखिए, जो मनुष्य के इस्तेमाल में नहीं आता, यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद भी हम पानी की कमी महसूस कर रहे हैं। हमारे पास 71% पानी है। 71% पानी में 97% पानी कहाँ पे? महासागर में है, जो खारा है भैया। छू भी नहीं सकते। आते हैं महासागर में हम। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग है। महासागर क्या है? जलमंडल के मुख्य भाग है। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है। आपस में एक दूसरे से महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। कैसा रहता है? गतिशील, बहता रहता है, ठीक है। तरंग, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं। महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। कौन? तरंग है, ज्वार भाटा है तथा महासागरीय धाराएं हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर हैं। कितने हैं? 5 महासागर। कितने महाद्वीप थे? 7। 5 महासागर कौन कौन? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है और यही में क्या है? हमारा मेरियाना ट्रेंच है, ठीक है। यह पृथ्वी की 1/3 भाग पर फैला है। कौन? प्रशांत महासागर। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त, ठीक ना, प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर कैसा है? इसकी आकृति जो है वृत्ताकार है, ठीक ना। नेक्स्ट है कि एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इनके चारों ओर स्थित है। किसके? प्रशांत महासागर के। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। अटलांटिक महासागर क्या है? विश्व का सबसे दूसरा बड़ा महासागर है।
यह अंग्रेजी भाषा के अक्षर के आकार का है, अंग्रेजी भाषा के अक्षर का आकार का है। इसके पश्चिम किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका अंटार्कटिका महासागर की तटरेखा बहुत तंदुरुस्ती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात कर रहे हैं हम कि व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। कौन सा? पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन है। ठीक है, हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है, इंडियन ओशन, हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो कौन सा ऐसा देश है जिसके नाम पर महासागर का नाम रखा गया है? तो हिंद महासागर, और ये भारत के दक्षिणी हिस्से में स्थित है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिमी अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। ठीक ना, जो प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर के उत्तर में देखा जाए तो कौन सा है? एशिया है। पश्चिम में बात करेंगे तो अफ्रीका है तथा दक्षिण की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया है। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर घेरता है। यह अंटार्कटिक महाद्वीप से उत्तर से 60 डिग्री दक्षिणी अशांत तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह ध्रुव उत्तर के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले सक्रिय भाग में जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि कहते हैं। बेरिंग जल संधि मतलब देखिए, अंटार्कटिक महासागर कहाँ स्थित है? उत्तरी ध्रुव में स्थित है तथा उत्तर ध्रुव के चारों ओर क्या है? फैला हुआ। और प्रशांत महासागर से ये क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है, सकरा भाग। प्रशांत महासागर से अंटार्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर जुड़ा हुआ है और जहां पर जुड़ता है उसी को हम क्या कहते हैं? बेरिंग जल संधि के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों और एशिया से घिरा हुआ है। वायुमंडल की बात कर लेते हैं, आइए। एटमॉस्फेयर, हमारी पृथ्वी के चारों गैस की एक परत पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। देखिए, हमें एक ऐसी पृथ्वी हमें एक ऐसी वायु प्रदान करती है जिसे हम लोग सांस लेते हैं और यह वायुमंडल के लोगों को सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाने का काम करती है। कौन? वायुमंडल। वायुमंडल 1600 किलोमीटर तक ऊंचाई तक फैला है। कितने किलोमीटर? 1600। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परत में बांटा गया है। किस परत में? वायुमंडल को 5 परत में बांटा गया है। देखिए कौन? पृथ्वी की सतह से शुरू करते हैं तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल एंड बहिर्मंडल। इसको याद कैसे कर सकते हैं? देखिए, शॉर्ट में मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ। क्षो भ स, है ना, क्षोभस अब, क्षोभस अब। और देखिए हमारे कितने हैं? 5। क्षोभस मतलब क्षोभ मंडल, स से समताप मंडल, अ से आयन मंडल, ठीक है, अब ब से बहिर्मंडल। अब बीच में क्या है तो याद रखें, बीच में कौन से याद रखेंगे? तो बीच में 2 और 5 है ना, तो 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, तो बीच में क्या होता है? बीच को ही क्या कहते हैं? मध्य। क्या कहते हैं? मध्य। तो देखिए 3 आपको 5 मंडल मैंने आज याद करा दिया, शायद आप भूलेंगे इसे। क्षोभस अब, तो क्षोभस, क्षोभ से क्षोभ मंडल, स से समताप मंडल, अ से आयन मंडल, ब से बहिर्मंडल और म जो है मध्य मतलब बीच में होता है तो मध्य मंडल। ठीक है, नेक्स्ट बात हैं हम वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है। किसका बना है? ऑक्सीजन, O2 एंड N2, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना हुआ है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा 99% भाग है। आयतन के अनुसार सबसे अधिक नाइट्रोजन की मात्रा होती है, उसके बाद ऑक्सीजन आती है और दूसरी तरफ कार्बन डाइऑक्साइड भी, आर्गन इत्यादि की मात्रा होती है 1% में। ठीक है, तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा किसकी है? ऑक्सीजन, सॉरी नाइट्रोजन की है। और पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा किसकी है? तो ऑक्सीजन की होती है। ठीक है ना, ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यदि बहुत कम मात्रा में है लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है। अब क्या होता है कि पृथ्वी, जिससे पृथ्वी गर्म होती है, जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है तो पृथ्वी क्या होती है? गर्म होती है। और जब पृथ्वी जब गर्म होती है तो पौधों को वृद्धि के लिए क्या होती है? आवश्यक होती है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में कमी आ जाती है, भिन्नता आती है, परिवर्तन होता रहता है। समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है घनत्व, सबसे अधिक घनत्व कहाँ पे होगा? समुद्र के तल पे होगा। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है? इस घनत्व डेंसिटी जो होती है घटती जाती है। यही कारण है कि पहाड़ पर्वतारोहियों को लिया हवा के घनत्व में क्या होती है? कमी आ जाती है। हवा के घनत्व में क्या होगी? डेंसिटी जो होगी कमी हो जाएगी। तो जब कमी होगी तो आपको सांस लेने के लिए ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि आपको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। इसलिए क्या होता है कि अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। नहीं तो आप चढ़ने से पहले भगवान के लिए, भगवान का
भेंट चढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो होते हैं पर्वतारोही जो होते हैं चढ़ने के लिए अपनी पीठ पे सिलेंडर लेकर जाता है, मुंह में मास्क लगा लेता है ऑक्सीजन को कवर करने के लिए। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, ठीक ना, तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग होता है। देखिए वायु उच्च दाब से किस दाब की ओर चलती है, निम्न, ठीक ना, उच्च दाब से निम्न दाब की, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। और गतिशील वायु को क्या कहते हैं, पवन कहते हैं गतिशील वायु को। अब आते हैं जीवमंडल पे। जीवमंडल क्या है, स्थल, जीवमंडल स्थल जल तथा हवा के बीच एक सीमित भाग है, वह भाग जहाँ पे ऑक्सीजन, जहाँ पे जीवन मौजूद है। जीव की बहुत सी प्रजाति होती है, सूक्ष्म जीव तथा बैक्टीरिया से लेकर के बड़े बड़े स्तनधारियों, ठीक है ना, बड़े बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। यहाँ पे देखते हैं जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में, जंतु जगत एंड पादप जगत, ठीक है ना, जंतु जगत एंड पादप जगत में विभक्त किया जा सकता है किसको, जीवमंडल के प्राणियों को। आगे देखते हैं पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक जुड़े होते हैं, ठीक है ना। लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक अपजाय जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन होता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों को प्रवाहित होने से उनका मानव इस्तेमाल किया नहीं कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे आता है उद्योग जो होते हैं वह ताप दूषण तथा गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे वायुमंडलीय तापन कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच की प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी संसाधनों को सीमित प्रयोग करती है। जलमंडल से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं